इस कंप्लीट गाइड में आपका स्वागत है, जो पूरी दुनिया में कंट्रियों को आकार देने वाले एक जरूरी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में है। आज हम इसके डेफिनेशंस, फीचर्स, एडवांटेजेस और चैलेंजेस को समझेंगे, खास तौर पर यूएस एस्पिरेंट्स और एंथुसियास्ट के लिए। हम इंडिया, यूएसए और बाकी दुनिया से एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आप इस कॉम्प्लेक्स लेकिन महत्वपूर्ण सिस्टम को समझ सकें। अंत तक हमारे साथ बने रहें ऐसे इंसाइट्स के लिए जो आपकी यूएस प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। फेडरलिज्म ये एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है जहां पावर कॉन्स्टिट्यूशनली सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जैसे कि स्टेट्स के बीच डिवाइड होता है। ये डिवीजन इंश्योर करता है कि दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन हो और वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। ये पावर का बैलेंस प्रमोट करता है, किसी भी सिंगल एंटिटी को ज्यादा डोमिनेंट होने से रोकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में फेडरलिज्म को एम्बॉडी करता है, पावर शेयरिंग और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स को डिलिनिएट करता है, उन्हें ऑटोनमसली फंक्शन करने देता है व्हाइल मेंटेनिंग अ कोहेसिव नेशनल फ्रेमवर्क। यह सिस्टम इंडिया की वास्ट और वेरिड पॉपुलेशन की डाइवर्स नीड्स को कैटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ की फीचर्स हैं। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फाउंडेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का काम करता है, गवर्नेंस के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि सारे लॉज एंड पॉलिसीज उसके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेट करने के लिए। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह एक्ट करता है, इंश्योर करता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को एडहियर करें और उनके बीच अराइज होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट गवर्नेंस अलाउ करता है। हर लेवल की गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में डिसीजंस लेने की और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की। इंडिया के फेडरलिज्म को अक्सर क्वाजी फेडरल कहा जाता है क्योंकि इसके डिजाइन में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट फीचर्स एम्बेडेड हैं। स्टेट्स के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिकल एरियाज में ओवरआर्चिंग अथॉरिटी रिटेन करता है, नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इंश्योर करता है। फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का ये यूनिक ब्लेंड इंडिया को रीजनल डाइवर्सिटी एड्रेस करने देता है व्हाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म ये लोकलाइज्ड गवर्नेंस, कल्चरल प्रिजर्वेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन चैलेंजेस हैं अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन स्ट्रगल्स और पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज। बेनिफिट्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, रीजनल एक्सपेरिमेंटेशन जैसे कि केरला's हेल्थ केयर सक्सेस में देखा गया है। लेकिन ड्रॉबैक्स हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जैसे कावेरी वाटर शेयरिंग, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। फेडरलिज्म के अलग-अलग रूप होते हैं, हर देश अपने हिसाब से ढाल लेता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच बांटा होता है। इस पावर के बंटवारे से यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी में बैलेंस रहता है, जिससे ये गवर्नमेंट का एक वर्सेटाइल और अडेप्टेबल फॉर्म बनता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां रोल्स शेयर होते हैं, जैसे कनाडा में आईएसएस मॉडल में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ मिलकर कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये कोलैबोरेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में देखने को मिलता है। कनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंडिंग शेयर करती है। डुअल फेडरलिज्म जहां पावर्स का स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में। इस मॉडल को लेयर केक फेडरलिज्म भी कहते हैं, जहां फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स क्लियरली डिफाइंड होती है। हर लेवल अपने दायरे में काम करता है बिना किसी ओवरलैप की। यह सेपरेशन इंश्योर करता है कि दोनों लेवल्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे और पावर बैलेंस रहे। एग्जाम्पल्स के लिए दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज हर एक अपने यूनिक नीड्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फेडरलिज्म को अपनाता है। जर्मनी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से लेकर ऑस्ट्रेलिया के कोऑपरेटिव और ड्यूअल फेडरलिज्म के ये मिश्रण तक आईएसएस सिस्टम की एडेप्टेबिलिटी साफ दिखाई देती है।
हर देश अपनी फेडरल स्ट्रक्चर के और अपनी स्पेसिफिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के ये हिसाब से टेलर करता है, जिससे इफेक्टिव गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होती है। इंडिया का क्या? इंडिया एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉलो करता है, जहां कुछ रीजन्स को यूनिक पावर्स दिए जाते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत। इस मॉडल में अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है, देश के डाइवर्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स को ध्यान में रखते हुए। असिमेट्रिक फेडरलिज्म नेशनल यूनिटी मेंटेन करने में मदद करता है और साथ ही साथ रीजनल आइडेंटिटीज और एस्पिरेशंस का भी सम्मान करता है। इस टाइप का फेडरलिज्म नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी में बैलेंस बनाता है, जिससे ये डाइवर्स नेशंस के लिए आइडियल बनता है। रीजन्स को सेल्फ गवर्नेंस की परमिशन देकर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म अलग अलग कम्युनिटीज में बिलोंगिंग और इंक्लूजन का फीलिंग पैदा करता है। इसे रीजन्स अपनी यूनिक नीड्स और प्रायोरिटीज पे भी ध्यान दे पाते हैं, जो ओवरऑल नेशनल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में योगदान देता है। आर्टिकल 370 को 2019 में रिवोक कर दिया गया था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन के साथ इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्गर हुआ। इस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूव का उद्देश्य रीजन में गवर्नेंस और डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाना था। रेवोकेशन के बाद से इंडिया में फेडरलिज्म के फ्यूचर और नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनल ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस के बारे में बहुत डिबेट्स और डिस्कशंस हो रहे हैं। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक रिजल्ट है। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इंश्योर करता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्योर देश में एक्सेसिबल और हाई क्वालिटी के हों। फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स फंडिंग और पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करती है, जिससे ये इंश्योर होता है कि हर कैनेडियन की हेल्थ केयर नीड्स पूरी हों। ये मॉडल दिखाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है, जिसका बेनिफिट पूरे नेशन को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप्स की वजह से इनएफिशिएंसीज होती हैं। इन ओवरलैप्स की वजह से अक्सर काम दोबारा होता है और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, जिससे गवर्नमेंट के लिए स्मूथली और इफेक्टिवली काम करना मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस, जहां स्टेट्स सेंट्रल ग्रांट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं, यह डिपेंडेंसी स्टेट्स की ऑटोनॉमी को लिमिट कर सकती है और पावर इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है, जिससे स्टेट्स के लिए अपनी यूनिक नीड्स और प्रायोरिटीज को एड्रेस करना चैलेंजिंग हो जाता है। फेडरलिज्म में चैलेंजेस ये हैं: सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस करना, यह इंश्योर करना कि नेशनल यूनिटी मेंटेन रखते हुए स्टेट्स के पास अपने मामलों को मैनेज करने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। फाइनेंस कमीशन जैसे मैकेनिज्म्स के थ्रू फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को एनहांस करना। फाइनेंस कमीशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टैक्स रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन को रेकमेंड करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसका एम रिसोर्सेज का फेयर और इक्विटेबल एलोकेशन इंश्योर करना है। इंटरस्टेट काउंसिल को स्ट्रेंथन करना। इंटरस्टेट काउंसिल स्टेट्स के बीच डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने और हार्मोनियस रिलेशंस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। सॉल्यूशंस में ये इन्वॉल्व है ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना जो स्टेट्स के बीच कोलैबोरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट को एनकरेज करे। ऐसे फ्रेमवर्क्स डेवलप करना जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसोर्सेज की शेयरिंग को फैसिलिटेट करे। इंडियाज जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन एक्शन का एक प्राइम एग्जांपल है, जो टैक्स डिस्प्यूट्स को कोलैबोरेटिवली रिजॉल्व करता है। जीएसटी काउंसिल एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम क्रिएट करने, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने और बिजनेसेस पर बर्डन कम करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। इंटर स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करने से वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स जैसे इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं और नेशनल हार्मनी एनहांस हो सकती है। साथ मिलकर काम करके स्टेट्स कॉमन प्रॉब्लम्स का म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं और यूनिटी और शेयर्ड पर्पस की भावना को फॉस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल के लिए प्रोवाइड करता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इंटरस्टेट डायलॉग और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। जीएसटी काउंसिल ने अपने इंसेप्शन के बाद से 40 से ज्यादा मीटिंग्स की हैं।
इन मीटिंग्स ने कंटिन्यूअस डायलॉग और डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट किया है, यह इंश्योर करते हुए कि टैक्स सिस्टम इकोनॉमी और लोगों की नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव रहे। इन कंक्लूजन, फेडरलिज्म के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म्स, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और डायलॉग और कोलैबोरेशन के लिए कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए। इन एस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथन करके इंडिया अपने फेडरल स्ट्रक्चर को एनहांस कर सकता है और नेशनल हार्मनी को प्रमोट कर सकता है। बाय। फेडरलिज्म इनोवेशन को बढ़ावा देता है, राज्यों को पॉलिसी लैब्स के रूप में काम करने का मौका देता है। गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स और तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सक्सेस स्टोरीज इस पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। यह नेशंस को क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से मिलकर टैकल करने के लिए भी तैयार करता है। फेडरलिज्म के अपॉर्चुनिटीज का यूज करके नेशन सस्टेनेबल ग्रोथ और सोशल इक्विटी अचीव कर सकते हैं। गुजरात इंडिया के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 10% प्रोड्यूस करता है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया ग्लोबली 5th रैंक पर है। फेडरलिज्म अलग अलग तरह के समाजों के लिए सरकार चलाना सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलित करके। यूएस एस्पायरेंट्स के लिए यह टॉपिक समझना बहुत जरूरी है ताकि वो इंडिया के गवर्नेंस मॉडल को समझ सकें। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो साथ मिलकर सीखते रहें। अगली बार तक खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पॉज 2S फेडरलिज्म को सच्चे में समझने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा। फेडरलिज्म सदियों से डेवलप हो रहा है, अलग अलग घटनाओं और प्रमुख लोगों से प्रभावित होकर। चलिए हिस्ट्री में एक सफर करते हैं और देखते हैं कि ये गवर्नेंस मॉडल कैसे बना। पॉज 2S हमारा सफर शुरू होता है एंशिएंट ग्रीस से, जहां सिटी स्टेट्स के कॉन्सेप्ट ने फेडरल आइडियाज की नींव रखी। हर सिटी स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट था, लेकिन एक कॉमन कल्चर और भाषा की अंडर एकजुट थे। पॉज 2S अब आगे बढ़ते हैं 18th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अहम फेडरल स्टेट बनकर उभरता है। द फाउंडिंग फादर्स, जिसमें जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन शामिल थे, अनहोन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे फेडरल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस हो गया। पॉज 2S इस बीच यूरोप में द स्विस कन्फेडरेशन अपना एक अलग तरह का फेडरलिज्म डेवलप कर रहा था। स्विट्जरलैंड के कैंटन्स अपने आप में काम करते थे, लेकिन एक कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी में योगदान देते थे। पॉज 2S अब हम अपना ध्यान इंडिया की तरफ करते हैं। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक अभिन्न था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे विचारकों ने एक ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना की थी जो इंडिया की विशाल डाइवर्सिटी को सम्मिलित कर सके। पॉज 2S द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल गवर्नेंस की नींव रखी, जिसको बाद में 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस किया, जिससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुनिश्चित हुई। पॉज 2S इतिहास में फेडरलिज्म ने अलग अलग सोसाइटीज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को ढाला है, जिसे इसकी रेजिलियंस और वर्सेटिलिटी साबित होती है। इसके ऐतिहासिक विकास को समझने से हमें कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस में इसके महत्व को समझने में मदद मिलती है। पॉज 2S तो ये था फेडरलिज्म के ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट का एक्सप्लोरेशन। याद रखिए, पास्ट प्रेजेंट को शेप देता है और इस एवोल्यूशन को समझना सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉज 2S इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह चैप्टर इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए आगे साथ मिलकर सीखते हैं और बढ़ते हैं। अगली बार तक के लिए हैप्पी स्टडी। पॉज 2S वापस स्वागत है। पॉज 1S इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्रियों में फेडरलिज्म कैसे काम करता है और उनके मॉडल्स को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करेंगे। पॉज 2S फेडरलिज्म सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक डायनामिक सिस्टम है जो बहुत सारे नेशंस के गवर्नेंस को शेप करता है। पॉज 2S चलिए देखते हैं कि अलग अलग देश फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। पॉज 2S सबसे पहले नजर डालते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पर। पॉज 1S यूएस मॉडल ऑफ फेडरलिज्म में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच पावर्स का क्लियर सेपरेशन होता है। पॉज 2S हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होता है, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर काफी हद तक ऑटोनॉमी के साथ काम करते हैं। पॉज 2S
पावर का ये बैलेंस हर स्टेट को अपनी यूनिक नीड्स के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में डाइवर्सिटी लाने की अनुमति देता है, जबकि नेशनल यूनिटी बनी रहती है। पॉज़ टू एस। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। पॉज़ जर्मन फेडरलिज्म अपने कोऑपरेटिव नेचर के लिए जाना जाता है। पॉज़ फेडरल गवर्नमेंट और लेंडर स्टेट्स मिलकर एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे बहुत से की पॉलिसी एरियाज पर काम करते हैं। पॉज़ यह कोलैबोरेटिव अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि एक कोहेसिव नेशनल स्ट्रेटजी को बढ़ावा देते हुए रीजनल डिफरेंसेस का सम्मान किया जाए। पॉज़ टू एस। अब चलते हैं इंडिया। पॉज़ यहाँ हमें फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। पॉज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स दोनों को सिग्निफिकेंट पावर्स देता है। पॉज़ हालांकि नेशनल इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, जिससे क्राइसिस सिचुएशंस में स्टेबिलिटी और यूनिटी बनी रहती है। पॉज़ यह फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इंडिया को अपनी विशाल डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली मैनेज करने की अनुमति देता है। पॉज़ टू एस। इसके विपरीत अब देखते हैं कनाडा को। पॉज़ कैनेडियन फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर देता है, जहां प्रोविंसेस को एजुकेशन, हेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एरियाज पर काफी हद तक कंट्रोल दिया जाता है। पॉज़ टू एस। ये अप्रोच प्रोविंसेस को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से पॉलिसीज बनाने की अनुमति देता है, जो देश के डाइवर्स कल्चरल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करता है। पॉज़ टू एस। अंत में एक नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। पॉज़ ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स दोनों को कम्बाइन करता है। पॉज़ कॉमनवेल्थ फेडरल गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर और ट्रेड को संभालता है, जबकि स्टेट्स एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करते हैं। पॉज़ यह ड्यूअल अप्रोच नेशनल कोहेजन और रीजनल ऑटोनॉमी दोनों को सुनिश्चित करता है। पॉज़ नमस्ते, वापस स्वागत है। पॉज़ इस चैप्टर में हम बात करेंगे फेडरलिज्म के फ्यूचर की, आज के ट्रेंड्स और चैलेंजेस को देखते हुए। पॉज़ आगे देखने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेडरलिज्म कैसे बदलेगा ISS बदलते हुए वर्ल्ड के साथ। पॉज़ तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और प्रिडिक्शंस के बारे में जानते हैं। पॉज़ एक बड़ा ट्रेंड है, रीजनल ऑटोनॉमी की बढ़ती हुई डिमांड। पॉज़ जैसे जैसे पॉपुलेशन डिवर्स हो रही है, हर रीजन अपने कामकाज में ज्यादा कंट्रोल चाहता है। पॉज़ ये डिसेंट्रलाइजेशन का दाव स्पेन जैसे देशों में देखने को मिलता है, जहां कैटलोनिया खुद के लिए ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस चाहता है। पॉज़ इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस की डिमांड ने यूनियन के फ्यूचर पर सवाल उठा दिए हैं। पॉज़ हो सकता है कि फेडरलिज्म को अपने आप को बदलना पड़े, रीजनल गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर देकर, ताकि स्टेबिलिटी और यूनिटी बनी रहे। पॉज़ एक और नया ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में रोल। पॉज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डेटा एनालिटिक्स ने गवर्नमेंट्स के काम करने और सिटीजन से इंटरेक्ट करने का तरीका बदल दिया है। पॉज़ फ्यूचर में फेडरल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पॉज़ जैसे कि एस्टोनिया का ई गवर्नेंस मॉडल दिखाता है कि कैसे डिजिटल इनोवेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को आसान बना सकता है और सिटीजन्स को एम्पावर कर सकता है। पॉज़ क्लाइमेट चेंज भी फेडरलिज्म के फ्यूचर को शेप दे रहा है। पॉज़ जैसे जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, फेडरल सिस्टम्स को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन का रास्ता निकालना होगा। पॉज़ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही क्लाइमेट पॉलिसीज को अपने फेडरल स्ट्रक्चर्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। पॉज़ यह अप्रोच इंश्योर करता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नेशनल और रीजनल स्ट्रेटजीज दोनों एक साथ काम करें। पॉज़
पॉज 2 एस। अब इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। पॉज 1 एस। इंडिया का फेडरल सिस्टम अपनी चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटीज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। पॉज 2 एस। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंडियन फेडरलिज्म की फ्यूचर डेवलपमेंट्स में फोकस फिस्कल फेडरलिज्म को एनहांस करने पर हो सकता है, जिसे स्टेट्स को रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। पॉज 2 एस। साथ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, जिससे नेशनल इनिशिएटिव्स ग्रास रूट्स लेवल पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन का रोल। पॉज 1 एस। जैसे जैसे सिटीज बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक पावर हाउसेस बन रहे हैं, फेडरल सिस्टम्स में पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को रीथिंक करने की ज़रूरत होगी। पॉज 2 एस। अर्बन सेंटर्स लोकल इश्यूज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और पब्लिक सर्विसेज मैनेज करने के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिलीवरी हो सकती है। पॉज 2 एस। कोहेसिव फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अर्बन और रूरल इंटरेस्ट में बैलेंस बनाना जरूरी होगा। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। जैसे कि रीजनल ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजी nutrients case पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। फेडरलिज्म के फ्यूचर की एएसएस खोज में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। पॉज 1 एस। अगर आपको ये चैप्टर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पॉज 2 एस। चलिए सीखने और एक्सप्लोर करने का ये सफर साथ में जारी रखते हैं। पॉज 2। अगली बार तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग। पॉज 2 एस। चैप्टर 11 में आपका स्वागत है। कंपैरेटिव फेडरलिज्म, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। पॉज 2 एस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दुनिया भर के अलग अलग कंट्रियों में फेडरलिज्म कैसे काम करता है और उनके सिस्टम की तुलना इंडिया से कैसे की जा सकती है। पॉज 2 एस। इन अलग अलग मॉडल्स को देखकर हम अलग अलग फेडरल स्ट्रक्चर्स की ताकत और चुनौतियों को समझ सकते हैं। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। चलिए शुरू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, जो दुनिया के सबसे पुराने फेडरल सिस्टम में से एक है। पॉज 1 एस। यूएस का फेडरल सिस्टम फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच पावर के एकदम क्लियर डिवीजन पर बेस्ड है। पॉज 2 एस। यह डिवीजन उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और अमेरिकन गवर्नेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पॉज 2 एस। इसके विपरीत इंडिया का फेडरल सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मामलों में ज्यादा पावर रखती है। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। अब बात करते हैं जर्मनी की, जहां हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल दिखता है। पॉज 1 एस। जर्मनी में फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर पॉलिसी लागू करते हैं और जिम्मेदारियां शेयर करते हैं। पॉज 2 एस। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि दोनों ही लेवल की सरकारें डिसीजन मेकिंग में शामिल हों। पॉज 2 एस। इंडिया में भी हाल ही में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल हो सके। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। अब बात करते हैं कनाडा की, जो अपने असिमेट्रिक फेडरलिज्म के लिए जाना जाता है। पॉज 1 एस। कनाडा में अलग अलग प्रोविंस के पास अलग अलग डिग्री की ऑटोनॉमी होती है, जो उनकी अपनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को दर्शाती है। पॉज 2 एस। उदाहरण के लिए क्यूबेक के पास अपनी फ्रेंच भाषा को बचाए रखने के लिए विशेष अधिकार हैं। पॉज 2 एस। इसी तरह इंडिया के राज्यों को भी अलग अलग लेवल की ऑटोनॉमी प्राप्त है, जहां जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों को संविधान के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त हैं। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। अब नजर डालते हैं स्विट्जरलैंड पर, एक ऐसा देश जहां बहुत ही विकेंद्रीकृत फेडरल सिस्टम है। पॉज 1 एस। स्विस कैंटन के पास काफी ऑटोनॉमी होती है और यहाँ के लोग रेफरेंडम के जरिए सीधे डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। पॉज 2 एस। इस तरह का विकेंद्रीकरण लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देता है और समुदायों को सशक्त बनाता है। पॉज 2 एस। हालांकि इंडिया का सिस्टम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन लोकल जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। पॉज 2 एस। पॉज 2 एस। अंत में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लेते हैं, जहां फिस्कल फेडरलिज्म की अहम भूमिका होती है। पॉज 1 एस। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल गवर्नमेंट ज्यादातर रेवेन्यू कलेक्ट करती है और फिर उसे राज्यों में बांट देती है। पॉज 2 एस। यह फाइनेंशियल व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कम अमीर राज्यों को भी पर्याप्त संसाधन मिले। पॉज 2 एस। इंडिया भी फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित
निष्कर्ष में फेडरलिज्म दुनिया भर में कई रूपों में मौजूद है और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। Pause to this. इन अलग-अलग मॉडल्स की तुलना करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने खुद के फेडरल सिस्टम को खोज सकते हैं। Pause to this. इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को समझने से हमें एक गवर्नेंस फेडरलिज्म की जटिलता और संवेदनशीलता के साथ मिल सकती है। Pause to this. Pause to this. फेडरलिज्म के इस तुलनात्मक अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Please, अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Pause to this. आइए सीखने और खोज के इस सफर को साथ मिलकर जारी रखें। Pause to this. अगली बार तक पढ़ाई करते रहें। चैप्टर 12 में आपका स्वागत है। फेडरलिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, अलग-अलग कंट्रियों के केस स्टडीज के साथ। फेडरलिज्म किसी भी देश के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स का बंटवारा अक्सर यह तय करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनाई और लागू की जाती हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इस डायनामिक को और अच्छी तरह समझने के लिए। शुरुआत करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट्स को अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे स्टेट्स ने टैक्सेशन, रेगुलेशन और बिजनेस इंसेंटिव्स के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं जो उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को अपने यूनिक इकोनॉमिक लैंडस्केप्स के हिसाब से पॉलिसीज को टेलर करने में मदद करती है। अब नजर डालते हैं जर्मनी पर। जर्मनी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। फेडरल सिस्टम रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रॉस्परस और लेस डेवलप्ड दोनों ही रीजन्स को ध्यान और संसाधन मिले। यह कोऑपरेटिव अप्रोच पूरे देश में बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। चलते हैं अब इंडिया की तरफ। यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत अहम इम्पैक्ट डालता है। स्टेट्स के पास अपनी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने वाली पॉलिसीज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने की ऑटोनॉमी होती है। उदाहरण के लिए गुजरात ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि केरला ने सोशल वेलफेयर और एजुकेशन को प्राथमिकता दी है। ये डाइवर्स अप्रोचेस हर स्टेट की यूनिक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को दर्शाते हैं। कनाडा एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी प्रस्तुत करता है। देश का एसिमेट्रिक फेडरलिज्म अल्बर्टा जैसे प्रोविंसेस को, जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर हैं, अपने इकोनॉमिक एसेट्स को मैनेज करने और उनसे लाभ उठाने की अनुमति देता है। इस ऑटोनॉमी ने अल्बर्टा को एक मजबूत एनर्जी सेक्टर डेवलप करने में मदद की है, जो उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। अंत में बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील में फेडरल सिस्टम रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने में सहायक रहा है। फेडरल गवर्नमेंट लेस डेवलप्ड रीजन्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, जिससे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित होता है। निष्कर्षतः फेडरलिज्म किसी भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन केस स्टडीज को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे डिफरेंट फेडरल स्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और नेशनल ग्रोथ में योगदान देते हैं। इन डायनामिक्स को समझना पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान कर सकता है। फेडरलिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह चैप्टर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भी इंसाइटफुल कंटेंट के लिए बने रहें। अगली बार तक हैप्पी स्टडीइंग। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 की, फेडरलिज्म एंड सोशल जस्टिस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फेडरलिज्म कैसे सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है, वो भी अलग अलग रीजन्स के एग्जाम्पल्स के साथ। फेडरलिज्म अपने आप में पॉलिसी मेकिंग में डाइवर्सिटी अलाउ करता है, जो डिफरेंट सोशल जस्टिस इश्यूज को एड्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो कनाडा से स्टार्ट करते हैं। कनाडा का फेडरल सिस्टम अपने प्रोविंसेस को ये ऑटोनॉमी देता है कि वो ऐसी सोशल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें जो उनके कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से सही हों। एग्जाम्पल के लिए क्वेबेक ने एक बहुत ही बढ़िया चाइल्ड केयर प्रोग्राम डेवलप किया है, जो बाकी प्रोविंसेस और कंट्रीज के लिए भी एक मॉडल है। प्रोविंशियल लेवल पे ये फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करती है कि सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स को लोकल नीड्स के हिसाब से इफेक्टिवली टेलर किया जा सके। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड के बाद साउथ अफ्रीका ने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को खत्म करने और सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए एक फेडरल लाइक सिस्टम अपनाया।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने पास्ट इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जैसे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच सोशल जस्टिस मेजर्स को टारगेटेड और इफेक्टिव बनाता है। इंडिया में फेडरलिज्म ने स्टेट्स को सोशल जस्टिस को अलग अलग तरीकों से एड्रेस करने में सक्षम बनाया है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में सबसे आगे रहा है, जैसे कि स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम्स और एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। इन प्रोग्राम्स ने स्टेट में सोशल इंडिकेटर्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है, जो दिखाता है कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर्स का यूज़ सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। यूएस में फेडरलिज्म स्टेट्स को लैबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी बनने का मौका देता है, जहां वो डिफरेंट सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स ने मिनिमम वेज, हेल्थ केयर और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म जैसे इश्यूज़ पर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ इनैक्ट की हैं। ये स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स अक्सर नेशनल पॉलिसीज़ के लिए ब्लूप्रिंट्स का काम करती हैं, जो दिखाता है कि फेडरलिज्म में सोशल जस्टिस को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की कितनी क्षमता है। अंत में ब्राज़ील को देखते हैं। ब्राज़ील का फेडरल सिस्टम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बनाए गए सोशल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत क्रूशल रहा है। बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम, जो लो इनकम फैमिलीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, फेडरल लेवल पर एडमिनिस्टर होता है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इंश्योर करता है कि प्रोग्राम उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये दिखाते हुए कि फेडरलिज्म कैसे इफेक्टिव सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स को फैसिलिटेट कर सकता है। निष्कर्षतः फेडरलिज्म सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। रीजन्स को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से पॉलिसीज बनाने की अनुमति देकर फेडरल स्ट्रक्चर्स सोशल इनइक्वालिटीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि फेडरलिज्म सोशल जस्टिस में कितने अलग अलग तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकता है और दुनिया की पॉलिसी मेकर्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स पाते हैं। फेडरलिज्म एंड सोशल जस्टिस एक्सप्रेशन तो प्लीज़ इसे शेयर और ऐसे ही आपको भी कंटेंट अगली बार जस्ट सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाते हैं। 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। फेडरलिज्म एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम्स पर्यावरण के मुद्दों को कैसे संभालते हैं और उनकी कामयाब नीतियों और बड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे। फेडरलिज्म अपने बहुस्तरीय शासन ढांचे के साथ पर्यावरण नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों को सहयोग और नवाचार करने की अनुमति देकर फेडरल सिस्टम्स विविध और प्रभावी पर्यावरणीय रणनीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए जर्मनी से शुरू करते हैं। जर्मनी का फेडरल सिस्टम अक्षय ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश का एनर्जी वेंडे या ऊर्जा परिवर्तन टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए संघीय और राज्य सरकारों दोनों को एक साथ काम करने से जुड़ा है। बवेरिया और बाडन-व्युर्टेम्बर्ग जैसे राज्यों ने पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो पर्यावरणीय नवाचार को चलाने में फेडरलिज्म की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का फेडरल सिस्टम राज्यों को अपनी अनूठी पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप अपनी पर्यावरण नीतियां विकसित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए क्वींसलैंड ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जबकि टैस्मेनिया अपने विशाल जंगल क्षेत्रों के संरक्षण पर केंद्रित है। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अधिक लक्षित और प्रभावी पर्यावरण संरक्षण उपायों को सक्षम बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरलिज्म राज्यों को पर्यावरण नीति के लिए प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई में सबसे आगे रहा है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी नीतियां लागू कर रहा है। ये राज्य स्तरीय पहल अक्सर राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती हैं। यह प्रदर्शित करती हैं कि कैसे फेडरलिज्म व्यापक पर्यावरणीय प्रगति को गति दे सकता है। ब्राजील एक और सम्मोहक मामला प्रस्तुत करता है। देश के फेडरल सिस्टम ने क्षेत्रीय सरकारों को अमेजनियन वर्षावन में वनों की कटाई को संबोधित करने में सक्षम बनाया है। परा और अमेजोनस जैसे राज्यों ने अवैध कटाई को रोकने और टिकाऊ भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां विकसित की हैं।
संघीय और राज्य सरकारों के बीच यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक से निपटने में महत्वपूर्ण है। हालांकि फेडरलिज्म पर्यावरण नीति में चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, भारत में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन पर्यावरण नियमन में संघर्ष और विसंगतियों को जन्म दे सकता है। इसी तरह कनाडा में प्रांतीय स्वायत्तता कभी-कभी पर्यावरण संरक्षण के अलग-अलग स्तरों का परिणाम दे सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के राष्ट्रीय प्रयासों में जटिलता आती है। इन चुनौतियों के बावजूद फेडरलिज्म पर्यावरण शासन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुरूप नीतियों को तैयार करने की अनुमति देकर फेडरल सिस्टम्स पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। अंत में, फेडरलिज्म पर्यावरण नीति में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये उदाहरण उन विविध तरीकों को दर्शाते हैं जिनसे फेडरलिज्म पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकता है। दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। फेडरलिज्म और पर्यावरण नीति की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अध्याय ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। सीखते रहें और एक स्थायी भविष्य के लिए चैप्टर 15 में आपका स्वागत है। फेडरलिज्म के लिए फ्यूचर चैलेंजेस। इस चैप्टर में हम फ्यूचर के उन चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जिनका सामना फेडरल सिस्टम को करना पड़ सकता है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉलिटिकल चेंजेस। जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, फेडरल सिस्टम्स को ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर के हिसाब से ढलना होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ना, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और क्लाइमेट चेंज जैसे ट्रांसनेशनल इश्यूज के लिए एक साथ मिलकर ऐसे जवाब देने की जरूरत है जो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपियन यूनियन, जो एक यूनिक फेडरल जैसे सिस्टम है, लगातार इस बात पर जूझ रहा है कि कैसे नेशनल संप्रभुता को बनाए रखते हुए सामूहिक चुनौतियों का समाधान किया जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी फेडरलिज्म के लिए बड़े चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का तेजी से बढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की चिंताएं जल्द से जल्द और मिलजुल कर पॉलिसी रिस्पांस की मांग करती हैं। हालांकि फेडरल सिस्टम्स का विकेंद्रीकृत नेचर कभी-कभी ऐसी नीतियों के समय पर कार्यान्वयन में बाधा बन सकता है। डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन का उदाहरण लीजिए, जहां यूरोपियन यूनियन ने सुपरनेशनल लेवल पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) लागू किया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जैसे फेडरल सिस्टम को अलग-अलग स्टेट लॉज का सामना करना पड़ता है, जो एनफोर्समेंट और कंप्लायंस को जटिल बना सकते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के राजनीतिक बदलाव फेडरलिज्म के परिदृश्य को और भी जटिल बना सकते हैं। पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बदलाव और लीडरशिप में बदलाव, ये सभी फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डायनामिक्स को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रियों में पॉलिटिकल पोलराइजेशन ग्रिडलॉक की ओर ले जा सकता है और प्रभावी गवर्नेंस में बाधा बन सकता है, जबकि स्पेन जैसे कंट्रियों में क्षेत्रीय स्वतंत्रता आंदोलन फेडरलिज्म के ही ढांचे को चुनौती देते हैं। इसके अलावा क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताएं फेडरल सिस्टम के भीतर तनाव को बढ़ा सकती हैं। जैसा कि भारत और ब्राजील जैसे कंट्रियों में देखा जाता है, अमीर राज्य अधिक स्वायत्तता के लिए जोर दे सकते हैं, जबकि गरीब राज्य फेडरल सपोर्ट पर अधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे अन्योन्याश्रिताओं और शक्ति संघर्षों का एक जटिल जाल बन जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद फेडरलिज्म गवर्नेंस का एक लचीला और अनुकूलनीय तंत्र बना हुआ है। संवाद, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देकर फेडरल सिस्टम इन भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और प्रभावी गवर्नेंस प्रदान करना जारी रख सकते हैं। नीति निर्माताओं को सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि फेडरलिज्म लगातार बदलती दुनिया की मांग